बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। That springs from the soul, and I am endlessly thankful for the beauty, abundance, and substance Mother Earth provides us. एंड मेरे को आप लोगों को एक पोएम भी सुनानी है हिंदी में। उस पोएम का नाम है नव इतिहास रचाएंगे। हम बालक हैं वीर साहसी, आगे बढ़ते जाएंगे, सजे सोच और श्रम से अपनी नव इतिहास रचाएंगे। धुन के पक्के मन के सच्चे, माँ हम छोटे छोटे बच्चे, विद्या बुद्धि पराक्रम दे दो, करे काम हम अच्छे अच्छे। जो निर्धन है जो निर्बल है इस समाज में, जो दुर्बल है जो शोषित या पीड़ित है, सदा चाहते जो संबल है उसके संबल सहारे बनकर अपने गले लगाएंगे। अपनी धरती आली धरती, खनिज संपदा वाली धरती, पावन धरती अपनी माता, यश वैभव सुख बल की दा, भारत माँ की गौरव गाथा ऊंचे स्वर तक जाएंगे, नव इतिहास रचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बिटिया। बिटिया ने बहुत अच्छी कविता बोली है, जोरदार तालियां बिटिया के लिए। और ये शिवानी जी का काफी योगदान है और आज कार्यक्रम में शिक्षा भी हो रहा है। क्या जोरदार हाथ ताली की जाए। इनके लिए इतनी ताली बजनी चाहिए भाई साहब। ये 3 बार वाल्मीकि समाज के 3 बार बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन है, 3 बार। ये मेरी समाज के डायमंड है, रोल मॉडल है। मुकेश चंद्रन तत्पर है और समाज सेवी है हमारे। बाकी राजा साहब बताइए। जोरदार हाथ ताली। जितेश के बारे में मैं छोटी सी जानकारी दूं। जितेश यंग एज पहला पीसीएस है। पीसीएस आईएएस का पहला स्टेप है। ये भविष्य का आईएएस ऑफिसर है। अजय राज जी का ये मेरी समाज के डायमंड है, ये मेरी समाज के रोल मॉडल हैं। ये इन्हीं लोगों को हम चाहते हैं, इन्हीं लोगों को समाज के सामने दिखाया जाए। अगर ये कर सकते हैं तो मेरी समाज का हर बच्चा कर सकता है। पीएन चटवाल जी। नहीं, मार्शल आर्ट का आपको यहाँ नमूना भी दिखाएगी। अपनी सुरक्षा किस तरह की जाती है, बहन बेटियों ने अपना वो करना चाहिए। ये लड़की मार्शल आर्ट में बहुत आगे है, स्टेट लेवल खेलती है, इंटरनेशनल लेवल में लाठी का चैंपियनशिप है इस लड़की को। ये अपना यहाँ आपको परफॉर्म भी करके दिखाएगी। थैंक यू। संजय राउत की काफी के बाद भी कोई संकोच नहीं और दलित समाज के लिए और खास तौर पर विशेष समाज के लिए बोलने में बिल्कुल भी कहीं नहीं कतराते हैं और सामने खड़े रहते हैं। ये हिंदी के ज्यादा हैं और हिंदी में इन्होंने कई सारी पुस्तक लिखे। संदीप जी हमारे बीच हैं। डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं। कृपया उन्हें सम्मानित किया जाए। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं सर का। पूर्व स्पीकर लोकसभा हमारे पीछे आपको आने दीजिए। जगदीश सिंह सबको बैठने के लिए सभी बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें।
मैं अनुरोध करूंगा हमारे 5S फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सुरेश राम चौहान जी से कि आज के मुख्य अतिथि साहब का पुष्पगुच्छ कर उनको सम्मानित करें। उन्होंने लुधियाना से JJN खालसा कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से LLB की डिग्री भी प्राप्त की। आप 2004 से 2009 तक भारत की 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। आप 2 बार पंजाब के विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज हमारी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। जोरदार तालियों से पुनः इनका स्वागत कीजिए। हमारे हर कार्यक्रम में हमारे एक बुलावे पे सर आ जाते हैं। काफ़ी व्यस्तता के बाद अपने समाज को सुनील अंजना जी जागो समाज से, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, YouTube में छाए रहते हैं। जहाँ भी दलित समाज का छोटा सा भी इश्यू हो वहाँ इनकी उपस्थिति आप दर्शित मानेंगे। ये मेरा इनसे अनुरोध है कि भविष्य में भी जो अभी तक करते आ रहे हैं तो कृपया करते रहें। तालियां थोड़ी हल्की पड़ रही हैं सभी की। हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, उनके द्वारा दिया जा रहा पुरस्कार सम्मान स्वीकार करें। अंजना साहब। जस्टिस न्यूज चैनल से विकास चौहान जी, जस्टिस न्यूज चैनल। हम समाज के बीच जाकर के लोगों से ये नहीं कहते कि हमारी संस्था को मदद करो, हम ये काम करना चाहते हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। इसी संस्था के जितने पदाधिकारी हैं, केंद्रीय टीम के, प्रादेशिक टीम के, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, 5S फाउंडेशन के, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, और कुछ नहीं आ सके क्योंकि बहुत सारी आज शादियाँ हैं। ठीक है भाई, शादियों में खुश रहो। हमने कफन बांधा है सर पे इस समाज को उठाने का, तो हम तो लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। लोग कहते हैं कि मैं निकला था घर से अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो मैं तो अकेला ही निकला हूँ और कारवां बनेगा और मंच भी सजेगा और कॉलेज भी बनेंगे और IAS एकेडमी भी बनेंगी। ये प्रणय निश्चय है हमारे लोगों का। इस समाज के जितने भी हमारे 5S फाउंडेशन के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सभी ने ये प्रणय लिया। और आपको जान करके हम इतने दूर से, कितने दूर दूर से हम आए हैं। देखिए, मैं बम्बई से हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कलकत्ता से हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवा से हैं। दिल्ली में आके हम कार्यक्रम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में हमारी समाज की आबादी बहुत बड़ी है। इस आबादी का अगर 1% भी जाग गया, 1% लोग भी अगर जाग गए और हम एकत्रित हो गए, तो शुरुआत यहीं से होगी। महामानव, महापुरुष, महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें आज़ादी दी, भारत का महान संविधान देकर, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। शिक्षा को हमने 2 भागों में बांट लिया है। एक शिक्षा जिसको हम एकेडमी एजुकेशन कहते हैं, यानी किताबी शिक्षा, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने बहुत ही संक्षेप से, बहुत ही विस्तार से आपके समक्ष रखी है सारी बातें। मैं जो शिक्षा की बात आपसे कहने वाला हूँ, वो शिक्षा, अगर वो शिक्षा हमारे बच्चों में ना हो तो मैं समझता हूँ कि एकेडमिक जो ज्ञान, एकेडमिक जो डिग्रियाँ, वो अधूरी रह जाती हैं। तो वो शिक्षा क्या है? आज आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। लेकिन बड़ी वेदना के साथ, बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूँ
कि शिक्षा का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, जितनी तीव्र गति से हो रहा है, ऊंची से ऊंची शिक्षा हमारे बच्चे ले रहे हैं और हम प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा लेने के बावजूद भी वो शिक्षा से क्यों अधूरे रह गए, उस शिक्षा से पूर्ण क्यों नहीं हुए। आज आप देखो, पहले हम देखते थे कि राज्यों में कहीं एक विद्या आश्रम दिखाई देता था, आज पूरे भारतवर्ष में लाखों ऐसे विद्या आश्रम हैं। विद्या आश्रम यानी बुजुर्गों के आश्रम। वो बच्चे जिन्हें माता पिता अपने कंधों पे, जब वो बाल छोटा सा होता है तो माता पिता सपने देखते हैं कि इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ज्ञानी बनाऊंगा, बुद्धिमान बनाऊंगा, बुद्धिजीवी बनाऊंगा और ये आगे चल के परिवार का, समाज का और देश के लिए कार्य करेगा। देखो, वही बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करता है और बड़े होकर अपने माता पिता को विद्या आश्रम में छोड़ आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यही शिक्षा हमने लेनी है तो हम अनपढ़ भले हैं। मुझे तो गर्व है श्रवण कुमार पे कि उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी या कोई विद्यालय या कॉलेज में उन्होंने ज्ञान अध्ययन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी माता पिता को चारों दिशाओं का भ्रमण करवाया। मुझे गर्व है उस शिक्षा पर। ये कैसे शिक्षा की तरफ दौड़ रहे हैं हम, ये कैसे शिक्षा की प्रतियोगिता में जा रहे हम। मैं अपने यहाँ बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो आने वाले दिनों में हमारे भविष्य है, जो हमारे आने वाले दिनों में इस देश का कर्णधार बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई गृह मंत्री बनेगा। बच्चों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, जो माता पिता आपको सारा जीवन जिन्होंने आपके लिए समर्पित कर दिया, उनके साथ किसी तरह का अन्याय, किसी तरह का उनको कष्ट, उनको वेदना आप ना दो। बच्चों, याद रखना, जो आज माता पिता का है वो कल आपका होगा। इसलिए किताबी ज्ञान जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी हमें शिक्षा का ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि बिना सामाजिक ज्ञान के हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, एक पिता सारी दुनिया से जीत सकता है, लेकिन बेबस होकर अपने बच्चों के आगे वो निढाल हो जाता, हार जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं बच्चे। जब माता पिता रोते हैं तो वो ऊपर जो बैठा हुआ ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, जीसस है। आपको मैं बता दूं कि जब माता पिता दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, जब उनके आंखों से आंसू निकलता है तो स्वयं ईश्वर भी रोता है। इसलिए माता पिता को दुख ना दो। समाज इस तरफ जोड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। हकीकत में संस्कार का अभाव है। 5S फाउंडेशन उन्हीं संस्कारों को, उसी शिक्षा की बात करता है, क्योंकि एकेडमिक ज्ञान के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी अगर आपके अंदर ये सारी प्रवृत्तियां रह गई, अपने माता पिता के प्रति आप सम्मान नहीं दिखा सके, तो मैं समझता हूँ आप कहीं भी शिक्षित नहीं है। इसलिए हमें अपने बच्चों को कंपटीशन में जरूर डालना है, लेकिन साथ ही साथ उन बच्चों का कैसा जीवन होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, ये संस्कार भी उनमें डालने हैं। याद रखें, इस देश में बहुत से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर वो देश में महापुरुष नहीं बने, बल्कि सरकारी विद्यालयों में पढ़कर भी इस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं कि जिनका नाम सुनकर आज भी श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। जरूरी नहीं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर हमारा बच्चा ज्ञानी बनेगा, शिक्षित बनेगा। हम शिक्षा की बात तो कर रहे हैं,
साथ ही साथ संस्कारों की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस देश के भविष्य, इस देश के कर्णधार, आप इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना है। हम इतनी दूर आए हैं, ये इतने सारे यहाँ महापुरुष बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये सभी इस बात के साक्षी हैं कि बच्चों में संस्कार होना बहुत आवश्यक है। देश में जिस तरीके से गंदगी फैल रही है, देश में जिस तरीके से छोटी छोटी नन्हे मुन्ने बच्चियों के साथ जिस तरीके से उनके साथ अन्याय होता है, दरिंदगी होती है, वो और कोई नहीं, वो किसी दूसरे दुनिया से आए हुए लोग नहीं है, वो हमारे और आपके बीच से ही बच्चे हैं। फर्क इतना है कि उन्हें वो संस्कार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये कहा है कि अपने बच्चों के हाथों में आप सुबह सुबह उठकर, मैंने देखा अक्सर घरों में बच्चों को माँ कहती है कि धूप काठी जला ले, भगवान के आगे धूप काठी दे दे, पूजा कर ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उनका ये पैगाम है, उनका संदेश है कि अपने बच्चों के हाथों में धूप काठी की वजह अपने बच्चों के हाथों में कलम और किताबें दें, क्योंकि धूप काठी की जो खुशबू है वो चंद समों की होती है, और कलम और किताब की खुशबू उनके जीवन में वो उजाला लाएगी कि वो खुशबू उनके जीवन से कभी नहीं हट सकती। हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा एक बात मैं कहना चाहता हूं, कहता भी हूं। कितने घरों में आप बताएं, अपने दिल में हाथ रखिए। बहुत से लोग बहुत महाज्ञानी हैं, शिक्षित हैं, आप सही बात बताइए, कितने घरों में हमारे बच्चे बाबा साहब का दिया वो महान संविधान पढ़ते हैं? कितने घरों में संविधान है? कितने लोग हैं जिन्हें अपने देश के मौलिक अधिकारों के बारे में ज्ञान है? यानी क्या है, व्हाट इज आवर फंडामेंटल राइट्स, क्या है हमारा मौलिक अधिकार? जब हम अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानते, जब अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानते, तो हम लड़ाई किस बात की लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, किस पक्ष में लड़ेंगे? ये बड़ा बहुत ही गंभीर विषय है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि मैं तुम्हें संविधान के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत देके जा रहा हूं, उसको पढ़ो। मैं मरा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं जिंदा हूं, और जिंदा हूं संविधान में। जिस दिन इस देश से संविधान खत्म हो गया उस दिन मेरी मृत्यु हो गई, और जब तक इस देश में संविधान रहेगा मैं जीवित रहूंगा। संविधान महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे और आपकी आज़ादी के लिए 4 पुत्रों का बलिदान किया। आज हम और आप जो जल पीते हैं ना, नीर पानी, ये भी बाबा साहब की बदौलत है। हम और आप इतने अच्छे सभा घर में बैठे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब ना होते तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए साथियों, आपने बच्चों को आप गीता, कुरान, महाभारत कुछ भी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बाबा साहब की जीवनी और बाबा साहब को जरूर पढ़ाएं। उसको कम से कम इस बातों का एहसास दिलाएं कि आखिर हमारी आज़ादी हुई तो हुई कैसे, आज हम यहाँ हैं तो किस महापुरुष की बदौलत है। 5S फाउंडेशन दृढ़ संकल्प है, हम अपने सभी बहुजन बच्चों के उनको ये बताना चाहते हैं कि बिना बाबा साहब के शिक्षा अधूरी है हमारी और रहेगी। इसलिए बाबा साहब को जरूर पढ़ें अपने संविधान को, क्योंकि उसी में ही आपका सारे अधिकार छुपे हैं। संविधान में मैं बड़ा अफसोस करता हूँ, इस देश में बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, संघर्षशील भी हैं, बड़े बड़े राजनेता भी हैं। आर्टिकल 21A इस देश का मौलिक अधिकार ये कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों तक शिक्षा मुक्त होनी,
और ये सारा जो भी खर्चा व्यय होगा वो राज्य सरकार के अधीन होगा। मुझे बता सकते हैं आप, हम इस विषय को लेकर पूरे देश में कितना संघर्ष करते हैं, कितनी आवाजें उठाते हैं। जिन 123 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिनको संवैधानिक तौर से जिनको चुनकर आप पार्लियामेंट में भेजते हैं अपनी आवाज और अपने दर्द, अपने दुख, अपने अधिकारों के लिए, कभी सुना है कि वो आपकी इस आवाज़ों को उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। स्वयं हम भी नहीं उठाते, हम लोग भी नहीं उठाते, अनजान हैं हम अपने अधिकारों से। और वजह यही है कि हम अधिकारों को ही नहीं पढ़ना चाहते। मैं मानता हूं कि विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग, एंड सपोज वी हैव एजुकेशन वी आर एवरीथिंग डू इट। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, साथ ही साथ संस्कारी ज्ञान। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करते हैं, आज की शाम आप सभी लोगों के नाम करते हैं। श्रद्धा से भरी इस महफिल में चांद सितारों को सर झुकाकर सलाम करते हैं। लाख लाख शुक्रिया IWES फाउंडेशन का। मेरे जो लाइफ जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिले। मैं एट प्रेजेंट मुंबई में कांदीवली में रहता हूँ और मेरे 2 हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल जो है वो 75 बेड्स का हॉस्पिटल है, जहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, इंक्लूडिंग बाईपास सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, हर चीज़ की सर्जरी। और क्रिटिकल केयर में मैं एक्सपर्ट हूँ खुद। और अभी तो मेरे साथ मेरे बेटा भी ज्वाइन हो गया है, वो भी क्रिटिकल केयर MD फिजिशियन हो गया है और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया है। तो अब तो मेरे 2 हाथ और बढ़ गए हैं। और एक और नया हॉस्पिटल हमने पिछले संडे को इनॉग्रेट किया है कांदीवली में, जिसमें क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करी जाएगी। लेकिन ये इस पोजीशन पे आने के लिए मुझे 60 साल लगे हैं। मैं आपको 60 साल पुरानी बात बताऊंगा कि मैं सिर्फ 5 साल का था कि मेरे पिताजी मुझे एजुकेशन के लिए मुंबई ले गए थे। और जब मैं मुंबई पहुंचा, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, भले कच्चे घर थे उस वक्त, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े घर थे। लेकिन जिस दिन बॉम्बे में मैं पहुंचा तो देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के पीछे एक कंपाउंड था और कंपाउंड में एक शेड था, जहाँ ना तो लाइट थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पंखा था, ना कोई फैसिलिटीज़ थी। उस शेड के अंदर रहकर एक डेडिकेशन से हमने, जिस मोटो से मुझे मेरे पिताजी ले गए थे, उस मोटो सिर्फ यही था कि एजुकेशन लेना है। और ये आपको मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में काम करते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद मेरे पिताजी को इनवाइट किया था कि तुम आओ बॉम्बे में मेरे कॉलेज में काम करो। ये 1953 की बात है। तो शायद ये मोटिवेशन मेरे पिताजी को बाबा साहेब अम्बेडकर से मिला कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और 5 साल की उम्र में सिंगल हैंडेडली उन्होंने मुझे ले गया, जबकि हमारी फैमिली पूरी सब गांव में थी। और मैंने अकेले रहकर एक छोटी सी जगह में रह के पढ़ाई की, एक डेडिकेशन से, एक डिटर्मिनेशन से। तो इस तरह से पहले तो BMC स्कूल्स में पढ़ाई की, फिर प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किए। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही मोटो दिया था, अपनी क्लास में फर्स्ट आना है तुमको। हर साल जब रिजल्ट आएगी तो फर्स्ट, उस पर फर्स्ट लिखा रहना चाहिए। तो इस तरह से विद ऑल डिफ़िकल्टीज फेसिंग वी स्टडीड, और मैं हर साल फर्स्ट आते गया। मैंने अपने पिताजी को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। जब MBBS उन्होंने कहा था कि तुझे किसी भी तरह से डॉक्टर बनना है, तो जब मेरिट लिस्ट लगी मेडिकल कॉलेजों के अंदर, तो मेरा नंबर 3rd था मेरिट लिस्ट में। और मुझे ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई JJ हॉस्पिटल में
वॉकिंग एडमिशन मिल गया बिकॉज ऑफ माई मेरिट। तो मैंने MBBS किया, उसके बाद मैं MD किया ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से उसकी, और एक 26 साल की उम्र में मैं MD डॉक्टर बन गया था। फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की। मैंने देखा कि वहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स का क्या हाल है। डॉक्टर्स तो बहुत सारे गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन वो एक बार गवर्नमेंट जॉब में फंस जाते हैं तो उस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा जुनून था कि हमको किसी भी तरह से एक लेवल से ऊपर जाना है। इस स्लम के अंदर जो शेड के अंदर जो रहते हैं, यहाँ से निकल के कहीं ऊपर जाना है। ये मोटो से मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की, और मेरा जो एक्सपीरियंस JJ हॉस्पिटल में काम करने से हुआ है, मुझे क्रिटिकल केयर में इतनी मास्टरी आ गई थी कि मरते हुए को भी जिंदा कर देते थे हम। तो इस मोटो से हमने प्राइवेट प्रैक्टिस की, और जैसे ही प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की, सक्सेस हमारे हाथ में थी। हज़ारों पेशेंट आने लगे। फिर हम, जब मेरी शादी हो गई मिसेज नीता पठारिया से, तो इनका भी यही सपोर्ट था कि कैसे भी करके खुद का हॉस्पिटल चालू हो। तो चारकोप एरिया में एक छोटी सी 10 बेड का हॉस्पिटल हमने चालू किया। 10 बेड से धीरे धीरे 100 बेड तक हमने बना लिया, और उसके अंदर दुनिया की जितनी भी फैसिलिटीज़ थी, सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ मौजूद थी। और हमारा एक हॉस्पिटल ऐसा था जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम हमने चालू की। राजीव गांधी योजना, महात्मा फुले योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना। तो हमारा मोटो पैसा कमाना नहीं था, हमारा मोटो था मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा उठाना, फ़ायदा देना। इस मोटो से हमने हॉस्पिटल को मल्टीप्लाई करते गए और फैसिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते गए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो हमको पैसा मिलता है वो बहुत ही नॉमिनल पैसा मिलता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से 10 गुना कम होता है। लेकिन हमारा मोटो पैसा कमाना नहीं था, हमारा मोटो उस एरिया में अपना नाम करना था और लोगों को हर तरह से सहायता देना था, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हों। तो इस तरह से हमने हमारा हॉस्पिटल चलाया। धीरे धीरे 2 बेटे हुए, दोनों बेटों को हमने डॉक्टर बनाया। एक बड़ा बेटा जो है वो MD मेडिसिन है मेरे जैसा, और छोटा बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और अभी पिछले संडे को हमने एक और हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है कांदिवली में, जो 20 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ क्रिटिकल केयर से लेके ऑर्थोपेडिक सर्जरी तक सब होगा। तो मेरा अपने बारे में बताने का यही उद्देश्य है कि भले ही हम किसी भी कैटेगरी में पैदा हुए हैं, हमको अपनी मेहनत पे विश्वास रहना चाहिए और मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। एक जिस तरह ये 5S में 5S आते हैं, शिक्षा, सुरक्षा, सहयोग, सेवा और संगठन। मेरा मानना ऐसा है कि हमको 5D फॉलो करने चाहिए। पहला D, ड्रीम बिग, डिज़ायर होनी चाहिए अच्छा करने की, और ड्रीम हमेशा बड़े से बड़ा करना है। ऐसा ड्रीम करना है जो हमारी कैपेसिटी से ऊपर हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ सफाई आयोग के बारे में ही सोचते हैं अपने लोग, लेकिन उससे ऊपर हमको ड्रीम करना है। दूसरा, हमको आगे जाने की डेयरिंग होनी चाहिए। सेकेंड D इज़ डेयरिंग। अगर डेयरिंग नहीं आपके अंदर तो आप आगे नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। थर्ड D इज़ डिटर्मिनेशन। आपको क्या करना है वो डिटरमाइन कीजिए, और उस डिटर्मिनेशन के ऊपर आप अड़े रहिए। और जो आपने डिटरमाइन किया है, जो डिटर्मिनेशन आपने लिया है, उसको पूरा करने के लिए पूरा डेडिकेशन होना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपके अंदर डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन हो, शरीर अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्कूल जैसे कि मेरी बात आपको करता हूँ, मेरे पिताजी 4 बजे उठ के चले जाते थे। अब मुझे सुबह उठना था
नाश्ता करना है और स्कूल जाना है। एक 5 साल की उम्र के बच्चे का आप सोचिए कि वो सुबह उठ के खुद तैयार होके खुद स्कूल जाता है और खुद पढ़ाई करता है और क्लास में फर्स्ट आता है। तो ये 5D अगर बच्चे अपने मन में ठान ले तो उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और कोशिश इतनी कीजिए कि आप 100% सक्सेस हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए आपकी जय जयकार नहीं होती। तो मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी लोग अपनी अपनी बात रखना चाहेंगे। मैं सब बच्चों को यही प्रेरणा दूंगा कि लगे रहो, पढ़ाई करो, शिक्षित बनो। और सिर्फ शिक्षा ज़रूरी नहीं है, आपको अपने कैरियर के हिसाब से जो कैरियर आपने दिमाग में रखा है, पहले हमारे वक्त में एज फाउंडेशन के आज मेरे ख्याल से इसमें दिख नहीं रहे हैं समरजीत सिंह जी, हमारे फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे प्यारे भाई सुरेश राव चौहान, मुझे ज़्यादा तंग करने वाले राष्ट्रीय महासचिव मेरा छोटा भाई राजा बाबू वाल्मीकि, हरीश जी करवाल, विवेक जी गोंडिया, कतार सिंह जी, विवेक कुमार जी, मंच पर और भी सम्मानित बंधुओं, सामने विराजमान मेरी बहनें, माताएं, युवा साथियों, बुजुर्गों, आज हमें समाज के लिए बोलने का जो अवसर दिया, मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने जो बातें कही है उस पे मुझे 2 बात ठीक से समझ में आई है, जिस पे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, आपका जो मिशन है, जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, मेरे ख्याल से ये फाउंडेशन उन तीनों पहलू को छूने का प्रयास कर रही है। जब आदमी शिक्षित हो जाता है तो वो अपने आप संगठित होने का प्रयास कर लेता है कि उसमें उतनी बुद्धि हो जाती है, तो वो संघर्ष करना भी सीख जाता है। हमने पूरे देश में, जैसे मेरे भाई बॉम्बे से डॉक्टर बाबू कह रहे थे कि हम एक छोटे से गांव से आए हैं। मैं एक ऐसे गांव से आया हूं राजस्थान के जहां महाराणा प्रताप राज तिलक हुआ, उस गांव में मैं पैदा हुआ था। और पूरे देश में मुझे ऐसा कोई राज्य नहीं जो काम करने या समाज का सेवा करने का मौका नहीं मिला हो। 1960 में जब हमें स्कूल में दाखिला दिलाया तो हमें दरवाजे के पीछे डॉक्टर बाबू बिठाया जाता था और जो नाश्ता दी जाती थी वो ऐसे ऊपर से फेंकते थे और लोगों को कागज के उसमें देते थे। तो हमने पूरे देश में एक बात कही है शिक्षा पे कि भाई अपनी औलाद को पढ़ाएं लिखाएं। किताबी ज्ञान जो मेरे भाई लोग कह रहे थे और हमारे समाज के लोग जो कुछ पढ़ गए हैं उनको माँ बापों ने, समाज ने किताबी ज्ञान ही दिया है, उनको सामाजिक ज्ञान नहीं सिखाया। इसलिए कोई डॉक्टर बन गया तो अपनी जात छुपा रहा है, कोई एसपी बन गया तो अपनी जात छुपा रहा है, कोई और कुछ अफसर बन गया तो अपना नाम छुपा के और में शादी कर रहा है। उसका कारण ये है कि उनने किताबी ज्ञान तो दे दिया, सामाजिक ज्ञान नहीं दिया, इसलिए उसने समाज का अपमान भी किया, नाम छुपा के अपनी नौकरियां कर रहे हैं। इसलिए एज फाउंडेशन ने तो ये कहा है
इसलिए इनको शिक्षा के साथ साथ अपनी स्टेट वाइज कार्यकारिणी को ये मेरा सुझाव है कि वो इनको ये बताएं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है। दूसरा मैं कह रहा था, बाबा साहब अंबेडकर वाली जो बात चली है, मेरे हर वक्ताओं के मुंह से मैंने सुना है। साथियों, आप सभी लोगों को बाबा साहब के बारे में काफी कुछ पता होगा। जब देश आजादी की बात आई, संविधान लिखा जा रहा था, संविधान जब लिखा जा रहा था तो विदेशी मीडिया जो आए थे, तो मीडिया पहले गांधी जी के बंगले गए, दरवाजा खटखटाया, तो उनके लोगों ने बोला, भाई कौन हो? भाई हम मीडिया वाले हैं, गांधी जी से मिलना चाहते हैं। तो बोले कि गांधी जी सो रहे हैं। वो फिर बाबा साहब के वहां चले गए, तो बाबा साहब लालटेन चला के संविधान लिख रहे थे। जब संविधान लिख रहे थे तो उनको पूछा, भाई बाबा साहब से मिलना, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो उन्होंने कहा, यार गांधी जी के मुकाबले के आदमी हैं बाबा साहब, और ये कोई है नहीं, कह आ जाओ कि साहब बाबा साहब अंबेडकर से मिलना है। अरे भाई मैं ही हूँ, आ जाओ। तब उन्होंने पूछा कि साहब एक बात बताओ, वो जो क्वेश्चन करना चाह रहे थे, जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे, वो भूल गए मीडिया वाले। उन्होंने बाबा साहब से एक ही प्रश्न पूछा, भाई गांधी जी तो सो रहे हैं, आप जग रहे हो। तो गांधी जी ने ये बात जो है मीडिया की, बाबा साहब ने सुन के मीडिया से कहा, अरे भाई गांधी जी इसलिए सो रहे हैं कि उनका संपूर्ण समाज जग रहा है, और मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा मुर्दा समाज सोया पड़ा है। उन्होंने कहा गांधी जी इसलिए जग रहे हैं कि उनका संपूर्ण समाज जग रहा है, और मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा ये समाज मुर्दा है जो अभी भी सोया पड़ा है। इसलिए समाज को एज फाउंडेशन से मेरा निवेदन है कि इसको जगाने का भी काम करें। आपका मिशन तभी पूरा होगा, शिक्षा के साथ आप अपने स्टेट बोर्डियों को भी निर्देश दें कि वो सामाजिक ज्ञान सिखाए, ताकि उनके माँ बापों को बच्चे पढ़ लिख के ना छोड़े। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, ये सरे मुझे नहीं जाता, क्योंकि हम तो देश में घूमते थे। हाई क्लास बेटी हमारी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मैंने अपनी औलाद पे एहसान नहीं किया, ये सारा मेरी पत्नी की देन है। ये सारा मेरी पत्नी की देन है, जिसने सामाजिक ज्ञान सिखाया, हायर एजुकेशन पढ़ाया। आज आपकी बेटी सुप्रीम कोर्ट में तक वकील है। मेरे बेटों का बड़ा बड़ा बिजनेस है। अभी डॉक्टर बाबू आपको जानकारी के लिए आपको बुलाएंगे, 120 बेड का नर्सिंग कॉलेज हमने उदयपुर में चालू किया है। अपने बच्चों के नाम पे 200 बेड का हॉस्पिटल का 12 बीघा जमीन में हॉस्पिटल का काम हमने शुरू किया है, और भगवान ने जिंदा रखा तो आपको बुला के इसको ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे। इसलिए समाज सेवा करना अलग चीज है, ढोंगलेबाजी करना अलग चीज है। और खास तौर से तो मैं एक बात आप सबको कहता हूं कि जितनी नगर पालिकाओं में नेतागिरी हो रही है, वो इस समाज को सालों साल दूर ले जा रहे हैं। वो समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, नहीं बढ़ने देंगे। उनकी रोजी रोटी चल रही है। आपके महाराज ले लो, कहीं भी ले लो, पूरे देश में है, वो बस सिर्फ और सिर्फ 5 आदमियों को ग्रुप बना के चलेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। और एक आदमी, आप पढ़े लिखे हैं, आप उनको कह देंगे भाई तेरी छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है, अल्लाह मान लिख दो, तो डॉक्टर साहब आपके पास नहीं आएगा एप्लीकेशन लिखवाने। वो उनके पास जाएगा, ये साहब ये जब 50 रुपये मांगना है ना, ये मेरा वो भी छुट्टी भी करवा देगा, मेरा लोन का भी करवा देगा। वो वहाँ जाएगा, 50 रुपये देगा, वो आपके पास नहीं आएगा। ये भी एक मजबूरी है। इसलिए एज फाउंडेशन से मेरा निवेदन है कि इन्होंने
शिक्षा के साथ साथ जो जितनी बातें कही है उस पर ये अमल करें, इसको आगे बढ़ाएं। उसके लिए मैं भी और मेरे जितने साथी हैं देश में, प्रदेशों में, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो तन मन धन से एज फाउंडेशन की मदद करेगा, परंतु एज फाउंडेशन भी काम करती रहे। किसी ने कहा है, अध्यक्ष महोदय, किसी ने कहा है, कौन कहता है आत्मा में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आत्मा में छेद नहीं हो सकता? जरा पत्थर दिल से उछाल के तो देखो यारो। इसलिए साथियों, मुझे अच्छा लगा इनका विजन, मैंने पढ़ा और मैंने कई कारणों से मना भी किया था। राजा बाबू तो नातों के पीछे पड़ गए मेरे, फिर सुहान साहब भी हाथों के पीछे पड़ गए, तो मैंने कहा भाई अब तो मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। और मुझे खुशी हुई यहाँ आके कि आप जैसे बुद्धिजीवियों से मैं संपर्क में आया, आपसे कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो राजा बाबू, खास तौर से आप इन मिशन को आगे बढ़ाएं। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में निकले हैं, तो जब आप लोगों को समझाएंगे, हम कहते थे कि भाई हम डॉक्टर नहीं बने, हमने पूरे देश में कहा है कि हम डॉक्टर नहीं बने, हमारी मजबूरी थी। हम एसपी नहीं बने, हमारी मजबूरी थी। हम कलेक्टर नहीं बने, हमारी मजबूरी थी। मगर कलेक्टर के बाप तो बन सकते हैं, डॉक्टर के बाप तो बन सकते हैं, एसपी के बाप तो बन सकते हैं। तो करिए जागरूक लोगों को और बनाइए। एसपी का नाम क्या होता है? लोग कहेंगे कि कौन जा रहा है? एसपी का बाप जा रहा है। बताओ, बेटे के नाम ज्यादा है, बाप का नाम ज्यादा है? बताइए कौन जा रहा है कि डॉक्टर का बाप जा रहा है? कौन जा रहा है? वकील का बाप जा रहा है। ये समान आप पैदा करें। इसके लिए तन मन धन से मैं, मेरा परिवार, पूरा समाज आपके साथ रहेगा। मगर कर्तव्य पालन करना, अधिकारों की मांग मत करना, पहले अपना कर्तव्य पालन करके दिखाना। संपूर्ण लोग आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।